माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस ऑनलाइन टीचिंग में प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं गोपाल शुक्ला सहायक अध्यापक हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। तो जो संख्या पद्धति का हमने इससे पहले भाग 3 पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं परमेय अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब परमेय में परमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, वो तो परमेय रहता है। लेकिन अगर अपरमेय संख्याएं हैं दो, उन्हें जोड़ घटा गुणा भाग कर दें तो जरूरी नहीं है उत्तर अपरमेय संख्या आएगा। इसके बारे में हमने जाना था। करनी चिन्ह के बारे में जाना था हमने। वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्वसम्मिकाओं के बारे में जाना था और हर का परमीकरण करना सीखा था, यानी रेशनलाइज करना हमने सीखा था कि कैसे हर को रेशनलाइज करेंगे। अब जो ये भाग 4 अंतिम भाग है इसका, इसमें आज बच्चों हमें क्या पढ़ना है पहले ये जान लेते हैं। हमारे चर्चा के बिंदु हैं वर्गमूल x का वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण, जहां x दी हुई धनात्मक वास्तविक संख्या है। यानी x अगर धनात्मक वास्तविक संख्या है तो उसके वर्गमूल को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर 9.3 के वर्गमूल का किस तरह से निरूपण होगा। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के क्या नियम है इसे सीखेंगे। घातांक के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। उसके बाद अभ्यास प्रश्न और गृह कार्य होगा, जो कि आप वीडियो देखने के बाद फिर आप इन प्रश्नों को हल करिएगा, जिसके माध्यम से आप जो है इस टॉपिक में जो पढ़ाया गया प्रकरण है उसमें अच्छे से बच्चों पारंगत हो जाएं। तो वर्गमूल x का वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण, जहां x एक दी हुई धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको वर्गमूल x को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करिएगा, वर्गमूल के अंदर जो संख्या दे रखी है ना उसको आप खींच लीजिएगा। मान लीजिए ab बराबर x मात्रक आपने संख्या रेखा पर खींच ली। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, b से हमेशा ऐसा करना है कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या दे रखी है उसके बराबर एक रेखा खींच देनी है। फिर आपको क्या करना है, b से एक मात्रक दूरी आगे एक रेखा और खींच देनी है। किसके बराबर, एक मात्रक के बराबर। अब क्या करना है, ये जो पूरी रेखा AC हो गई इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। और ऐसा आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि किसी रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे प्राप्त करते हैं। उसके लिए आप क्या करिएगा, ये जो कुल दूरी है इसमें आधी से ज़्यादा दूरी प्रकाल में भर लीजिएगा। मान लीजिए ये 10 है तो 10 का आधा क्या हो गया 5, तो 5 से ज़्यादा दूरी प्रकाल में ले लेना। 5.1, 5.2, 5.5 कुछ भी ले लीजिएगा। फिर क्या करिएगा आप, A से चाप ऊपर और नीचे, ऐसे ही C को केंद्र मानकर चाप ऊपर और नीचे लगाइएगा और इसको आप मिला दीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका सेंटर आ जाएगा किसका, AC का। तो फिर आप ध्यान से सुनिए, जो ये कुल दूरी है इसकी आधी से ज़्यादा दूरी अंदाजे से ले लीजिएगा प्रकाल में। A से केंद्र मानकर एक चाप ऊपर एक नीचे, C को केंद्र मानकर एक चाप और एक नीचे। इस तरह से चाप आप ऊपर रेखा के ऊपर चाप कट जाएंगे 2 और नीचे, उन्हें मिला दीजिएगा तो आपको केंद्र मिल जाएगा। अब O को तो मान लेना केंद्र और त्रिज्या किसके बराबर ले लेना, त्रिज्या ले लेना OA के बराबर या फिर OC के बराबर। OA और OC दोनों किसके बराबर हो गया, त्रिज्या। इसमें से कोई एक दूरी आप प्रकाल में भर लेना और भरने के बाद O को मानना केंद्र और क्या बना देना, एक अर्धवृत्त बना दीजिएगा। ये आपने क्या बना दिया, एक अर्धवृत्त बना दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, B से एक लंबवत रेखा खींचनी है जो 90 अंश का कोण बनाती हुई, जो कि अर्धवृत्त को मान लीजिए D बिंदु पे काटती है। तो ये जो B और D के बीच की ये जो दूरी है यही किसको निरूपित करेगी, वर्गमूल x को। अब ये वर्गमूल x को क्यों निरूपित करेगी ये भी अभी हम जानेंगे कि यही दूरी क्यों वर्गमूल x को निरूपित करेगी। तो अगर आप ये जान लेंगे तो आपके दिमाग में ये क्लियर कट मैसेज हो जाएगा कि हमें ऐसा ही प्रोसीजर क्यों अपनाना है, यानी यही हमें विधि, इसी स्टेप को हमें क्यों बार बार अपनाना है जब इस तरह के प्रश्न हम हल करेंगे। तो धनात्मक वास्तविक संख्या रेखा x के लिए ज्यामितीय रूप से √x ज्ञात करने की विधि के क्या चरण है सीखते हैं।
सर्वप्रथम संख्या रेखा पर स्थिर बिंदु से x दूरी को अंकित करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। a से क्या किया, ये b तक की ये दूरी क्या कर दी हमने, x निरूपित कर दी। फिर AB बराबर x हो गया। देखिए यहाँ पर AB का मान किसके बराबर हो गया, x के बराबर, और खींच ली हमने। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया। अब आगे क्या करना है आपको, B से 1 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु C ले लिया। तो बिंदु C कितनी दूरी पे लिया आपने, 1 इकाई दूरी पे ले लिया, और बिंदु C को अंकित करके AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आप मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, प्रकाल की सहायता से आप मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अब मान लिया AC का मध्य बिंदु क्या है, O, तो O को केंद्र मानकर और OC त्रिज्या लेकर, ये त्रिज्या लेकर आपने क्या कर लिया, ये अर्धवृत्त बना लिया, ये वाला ये अर्धवृत्त बना लिया। तो केंद्र O तथा त्रिज्या OC को लेकर हमने क्या खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा। अब B से रेखा AC के लंबवत एक रेखा खींची जो अर्धवृत्त को बिंदु D पे काटती है, यानी B से हमने क्या करा, एक लंबवत रेखा खींची। अब लंबवत रेखा खींचने का तरीका क्या होता है, ये रेखा है और इसके इस बिंदु पे आपको कोई लंब खींचना है, तो B को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेके एक चाप लगा दीजिएगा आप, और उस चाप, वो चाप जिन दो बिंदुओं पर काटेगा C और D से, दूरी को बदले बिना फिर आप 2 चाप लगा दीजिएगा, और उन चापों से फिर आप 2 चाप लगा दीजिएगा। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा। अगर आप प्रकाल पटरी से ही करना चाहते हैं तो ऐसे लंब खींच लीजिएगा, तो आपको BD रेखा मिल गई। अब जब ये BD जो है D पे काटती है, अब ये क्यों वर्गमूल x को निरूपित करेगी, यही हमें समझना है, जो कि हम आगे समझेंगे। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, देखिए ये हमारा A B, इसके बीच की दूरी कितनी थी, x, और B और यहाँ पर जो बिंदु C है इसके बीच की दूरी कितनी है, 1। तो व्यास कितना हो गया, व्यास हो गया x+1, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो त्रिज्या क्या हो गई आपकी, व्यास बटे 2, यानी x+1 बटे 2। तो ये त्रिज्या आ गई x+1 बटे 2 मात्रक। और आपको पता है अगर ये केंद्र है तो केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दीजिए। मान लीजिए आपका ये यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र से आप चाहे ये भी त्रिज्या होगी, केंद्र से आप C को मिला रहे हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को, ये आपका वृत्त है, इसके केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला देंगे तो वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। तो आपकी जो है त्रिज्या क्या होगी, x+1 बटे 2। अब हमें OB का मान निकालना है, इसका मान। तो देखिएगा OB का मान किसके बराबर होगा, जब OC में से BC घटा देंगे। ये पूरा जो OC है इसमें से अगर आप ये वाला हिस्सा BC वाला हिस्सा घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, OB का मान आ जाएगा। तो OC का मान कितना है, OC का मान तो त्रिज्या के बराबर है x+1 बटे 2, और BC का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आपने x+1 बटे 2 में से 1 माइनस कर दिया, और 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 2। 2 का 2 में भाग लगाया तो 1, और 1 का x+1 में गुणा किया तो x+1। 1 का 2 में भाग लगाया तो 2, और 2 का 1 में गुणा किया तो 2। अब x - 1 बटे 2 मात्रक। ये दूरी आपकी क्या आ गई, ये दूरी आपकी आ गई किसके बराबर, ये दूरी आ गई आपकी OB के बराबर। अब आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। कौन सा, OBD। ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में बच्चों कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी जो है वो लग जाती है। तो अब हमने पाइथागोरस प्रमेय जो है यहाँ पर अप्लाई करी, OD का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस BD का वर्ग। और आपको ये पता है A प्लस B का वर्ग क्या होता है, A का वर्ग प्लस 2AB प्लस B का वर्ग, और A माइनस B का वर्ग किसके बराबर होता है, A का वर्ग माइनस 2AB प्लस B का वर्ग। तो A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB, 2AB माने 2 × x × 1 2x आ जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। और यहाँ पर आपने क्या किया, इस पद को
आपने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। और जब एक पद को अगर आप एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाते हैं, चिन्ह बदलता है। यहाँ इसका चिन्ह था प्लस, यहाँ आ गया माइनस। तो फिर यहाँ पर सूत्र लगाया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। अब जब चिन्ह कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो कोष्टक के अंदर के पदों के चिन्ह बदलते हैं। तो x के वर्ग का चिन्ह क्या है, प्लस तो हो गया माइनस, 1 का चिन्ह क्या है, प्लस तो हो गया माइनस, 2x का चिन्ह क्या है, माइनस तो हो गया प्लस। और क्योंकि 4 दोनों का जो हर है एक जैसा है तो वो कॉमन आ गया। अब x के वर्ग से x का वर्ग, 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया, 4x/4, 4 से 4 कट गया। तो bd का वर्ग किसके बराबर आ गया, x के। तो bd का मान किसके बराबर आ गया, जब वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी दिशा में क्या आ जाता है, वर्गमूल, तो यानी √x। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि जो है bd क्या है, √x है। तो पीछे वाले जो पेज पे चित्र था उसको आप देखिएगा, तो ये BD की दूरी किस हमने क्या सिद्ध कर दी, √x के बराबर। अब आप क्या करेंगे, B को तो मान लेना केंद्र, और BD दूरी लेके एक B को केंद्र मानकर और BD दूरी लेके एक चाप लगाना जो संख्या रेखा को कहाँ काट दे, E पे काट दे। अब ये जो BE है ये किसको निरूपित करेगी, √x को निरूपित करेगी। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी √x है, तो E बिंदु किसको निरूपित करेगा, √x को निरूपित करेगा। तो ये आपका जो है ये संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। तो अंत में B को केंद्र मानकर हमने क्या किया, BD को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को कहाँ पर काट रहा है, E पर, और BE दूरी ही √x मात्रक को निरूपित करेगी। तो इस तरह से जो मैंने आपको समझाया था वो सिद्ध कर दिया कि क्यों √x के लिए हमें वो प्रोसेस अपनाना पड़ता है। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। अब हमें संख्या रेखा पे वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है। तो सर्वप्रथम आपको क्या बताया था, मैंने रेखा खींच लीजिएगा आप, कितनी, 9.3 की। फिर क्या बताया था, एक मात्रक की दूरी के बराबर दूरी आप आगे खींच लीजिएगा, वो आपने खींच ली। फिर आपको क्या करना है, AC को तो व्यास मान लेना है और इसका केंद्र ये O निकाल के एक ये अर्धवृत्त बना देना है। ये यही तो बताया था आपको, अर्धवृत्त बना लीजिए। और फिर अर्धवृत्त बना के क्या करना है आपको, B से एक लंबवत रेखा खींच देनी है। किसके लंबवत, AC के लंबवत एक रेखा खींच देनी है। और यही दूरी क्या होगी, यही दूरी आपकी क्या होगी, वर्गमूल 9.3 के बराबर। यानी आप क्या करिएगा, B को तो ले लीजिएगा केंद्र, और त्रिज्या कितनी और दूरी कितनी प्रकाल में भर लेना, BD के बराबर। और BD के बराबर जब प्रकाल में दूरी भर के ये चाप मारोगे आप, ये वाला चाप, तो ये संख्या रेखा को कहाँ काटेगा, E बिंदु पे काटेगा। और E बिंदु ही किसकी स्थिति को प्रदर्शित करेगा, यानी किस संख्या को निरूपित करेगा, वर्गमूल 9.3 को निरूपित करेगा। तो देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा। सर्वप्रथम AB रेखा हमने खींची 9.3 के बराबर, फिर BC से एक मात्रक की दूरी पर बिंदु C ले लिया। तो हमेशा वर्गमूल के अंदर जो संख्या दे रखी है पहले उसके बराबर दूरी की रेखा खींच लीजिए, उससे आगे एक मात्रक के दूरी के बराबर रेखा खींचिए। अब उस कुल दूरी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। अब जो मध्य बिंदु है उसे केंद्र मानकर और त्रिज्या चाहे OA ले लीजिए चाहे OC, और आप क्या बनाइए, एक अर्धवृत्त बनाइए। हमेशा ही ऐसा करना है। फिर AC के लंबवत B से एक रेखा खींचनी है आपको, जो कि BD रेखा BD खींची। अब B को केंद्र मानकर तथा BD त्रिज्या लेकर जब आप एक चाप लगाएंगे तो वो कहाँ पर काटेगा, ये वाला चाप E पे काटेगा। और BE दूरी जो है वो किसको निरूपित करेगी, √9.3 मात्रक को निरूपित करेगी। तो ये तरीका है बेटा आपका। अगर हम B से और E की दूरी नापेंगे तो कितनी आएगी, वर्गमूल 9.3 के बराबर आएगी। अब हमें क्या करना है, एक वास्तविक संख्या A है, तो आधार A है उसे पॉजिटिव मान लिया, और दो परमेय संख्याएं हैं P और Q। तो हम जो घातांक के कुछ नियम हैं उन्हें जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आधार एक जैसा है और बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, अगर दो संख्याओं के आधार एक जैसे हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातों को जोड़ देना चाहिए। तो P और Q आपने जोड़ दिए। तो बीच में गुणा का चिन्ह है तो क्या करना है प्यारे बच्चों, घातों को जोड़ देना है। और ऐसे ही अगर दो संख्याएं भाग में हैं
लेकिन उनके आधार एक जैसे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, उनकी घातों को घटा देना है। गुणा में घातों को जोड़ना है, भाग में घातों को घटा देना है। और किसी की भी घात अगर जीरो हो, अगर आधार ए हो और उसकी घात जीरो हो, तो उत्तर हमेशा क्या आता है, एक के बराबर आता है। और अगर कोई एक पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, उस पे घात है, तो इन दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए की घात पी क्यूब। अब एक मिनट, मान लीजिए दो संख्याएं हैं और उस पे ए की घात है, तो ये घात जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी बट जाती है। ए पे भी आ जाएगी ये घात और बी पे भी आ जाएगी ये घात, यानी ए पे भी घात पी हो जाएगी और बी पे भी घात क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो ये आपका नियम है। और दूसरा नियम, अगर घात का चिन्ह अगर आपको बदलना है तो संख्या को अंश से हर में ले जाइए, और अगर आपको घात का चिन्ह बदलना है तो संख्या को अंश से हर में ले जाइए, और हर है तो अंश में ले जाइए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ए की घात पी, और आपको यहाँ पर चिन्ह प्लस से माइनस करना है, तो ये अंश से हर में ले आना, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो घातांक के बच्चों नियम क्या हैं, जो महत्वपूर्ण नियम हैं, आधार एक जैसे हैं, उनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार एक जैसे हैं, संख्याएं भाग के रूप में हैं, तो उनकी घातें घट जाती हैं। किसी भी वास्तविक संख्या की घात अगर जीरो होगी, अगर वो धनात्मक है, तो उत्तर एक आएगा। अगर घात पे घात हो तो उनका गुणा हो जाता है, और अगर दो संख्याएं गुणनफल के रूप में हो, उस पे एक कॉमन घात हो, तो वो घात दोनों पे अलग अलग घट जाती है। और अगर आपको घात का चिन्ह बदलना है तो संख्या अंश में है तो हर में ले जाइए, हर में है तो अंश में। चिन्ह का मतलब प्लस से माइनस करना हो या माइनस से प्लस करना हो। तो ये बच्चों घातांक के क्या हो गए, नियम हो गए। अब इन पे आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे जिससे आप ये नियम अच्छे से समझ सको। तो हमारे सामने सवाल है पहला, 64 की घात 1/2, और 64 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 8 के पहाड़े में आता है 8 8 64, तो 8 को 8 दो बार आ गया, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 2, तो 8 की घात 2, उसकी भी घात 1/2, 2 से 2 कट गया, उत्तर क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जब यहाँ पर 1/2 है घात में, तो 64 को किस संख्या का वर्ग लिख सकते हैं हम, तो 64 को किसका वर्ग लिख सकते हैं, 8 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 64 होता है, और 2 से 2 कट गया, तो उत्तर आ गया 8 की घात 1, और उसे हम 8 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 32, तो 32 के गुणनखंड करे आपने, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 उतारा, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो इसका मतलब 32 के जो गुणनखंड करे उसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो इसे क्या लिख लेंगे, 2 की घात 5। तो 32 को हमने क्या लिख दिया, 2 की घात 5, और उसकी भी घात 1/5, 5 से 5 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 2 की घात 1, यानी उत्तर क्या आ गया, 2 आ गया। अब आइए 125 की घात हमें 1/3 निकालना है, तो 125 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 से भाग लगाया, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 उतारे तो 5 25, और फिर 5 का 25 में भाग लगाया तो 5 25, और 5 का 5 में भाग लगाया तो 5 एकम 5, यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 कितनी बार आया, 125 के गुणनखंड करे तो 3 बार आया। 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। तो 125 की घात 1/3, और 125 को क्या लिख लिया आपने, 5 की घात 3 की घात 1/3, 3 से 3 कट गया, तो उत्तर क्या आ गया, 5 की घात 1, यानी उत्तर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो इस तरह से आसानी से आप इस तरह के प्रश्न हल कर सकते हो। अब हमें ये प्रश्न हल करना है, इसमें घातांक के नियम लगेंगे। आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आधार एक जैसा है, और नियम क्या कहता है, आधार एक जैसा है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 प्लस 1/5 को मैं हल करता हूँ, क्या आएगा, 2/3 प्लस 1/5। आपको पता है 3 और 5 का जो लासा आएगा वो क्या आएगा, 3 पंजे 15,
3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 3 पंजे 15 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। 5 का भाग 15 में लगाएंगे तो 5 तिया 15 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। तो उत्तर क्या आ गया 13/15। तो यानी कि 2/3 प्लस 1/5 को जोड़ के उत्तर कितना आ गया 13/15। नियम क्या लगाया आपने, a की घात x a की घात y बराबर a की घात x प्लस y। ये नियम आपने इसमें लगा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर ये घात है, 1 पे भी 1/3 की घात 3 पे घात 7 है, तो घात बढ़ जाती हैं बेटा। तो 1 पे घात 7 और नीचे 3 की घात 3 पे 7। ये मैं आपने कौन सा नियम पढ़ा था, a/b की घात n a की घात n बटे b की घात n, उस नियम से आपने कर लिया। बच्चों एक चीज याद रखना, 1 पे कितनी भी बड़ी घात हो उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। और ये हो गया 3 पे 3 7, मैंने कहा था घात पे घात होती है तो उनका क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। तो ये उत्तर आ गया। और अगर आपको इस संख्या को अंश में ले जाना है तो उत्तर क्या आ जाएगा 3 की घात -21, क्योंकि नियम क्या कहता है, अगर घात को, अगर मान लीजिए किसी पद को अगर हर में है अंश में ले जाना है, अंश में हर में लाना है, तो घातों का चिन्ह क्या होता है बच्चों बदल जाता है। नीचे क्या था प्लस, तो ऊपर जाके क्या हो गया माइनस। तो उत्तर क्या आ जाएगा 3 की घात -21। अब ये देखिए सवाल, इसमें आधार एक जैसा है और आधार एक जैसा हो तो घातें क्या होती हैं घटती हैं। a की घात x बटे a की घात y a की घात x माइनस y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नियम से घातें क्या होंगी घट जाएंगी। अब 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, 2 और 4 का लघुत्तम क्या होता है 2 4 का लघुत्तम होता है 4। अब 2 का 4 में भाग लगाएंगे तो 2 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2। 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। तो उत्तर क्या आ गया 1/4। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया उत्तर 11 की घात 1/4। यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात एक जैसी हैं और घात एक जैसी हो तो आधारों को आप मिला सकते हैं। जैसे a की पावर x घात एक जैसी हैं, b की पावर x तो घात एक जैसी हैं तो आधारों को मिला सकते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा ab की पावर x। तो यहाँ भी घात एक जैसी हैं तो आपने इसको आधारों को क्या कर लिया मिला दिया। 7 × 8 की घात 1/2 और ये दशमलव का चिन्ह नहीं है बच्चों, गुणा का चिन्ह है। 7 8 क्या हो गया 56। तो उत्तर क्या आ गया 56 की घात 1/2। तो आसानी से आप जो घातांक के नियम हैं उन्हें लगा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, 9th की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हमें ये सवाल हल करना है 6/5 की घात x 5/6 की घात 2x बराबर 125/216। तो एक नियम तो हमने ये पढ़ा था, देखिए इसका आधार कुछ और है और इसका आधार कुछ और है। और जब तक आधार एक जैसे नहीं होंगे बच्चे नियम लगेंगे नहीं, क्योंकि घातांक के नियम कब लगेंगे जब आधार एक जैसे होंगे। अब यहाँ आधार एक जैसे है नहीं, तो अगर आपको आधार एक जैसे करने हैं जैसे a/b की घात x, अगर आपको अंश को हर पे लाना है और हर को अंश पे, तो घात का चिन्ह आपको बदलना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा। यानी कभी ऐसा हो कि आपको घात का चिन्ह बदलना है और घात का चिन्ह बदलना है तो आप क्या करिएगा अंश को हर पे, हर को अंश पे ले आइएगा, घात का चिन्ह आप बदल पाओगे। तो यहाँ पर हमें आधार एक जैसे करने के लिए इसका जो हर है उसको अंश पे लाना पड़ेगा और जो अंश है उसको हर पे ले जाना पड़ेगा। तो 5/6 और ऐसा करने से प्यारे बच्चों क्या होता है, ऐसा करने से घातों का चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह क्या हो गया -x 5/6 की घात 2x। अब बात आई 125 की, तो 125 की अगर आप गुणनखंड करें तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 5 25, 5 से फिर भाग लगाया तो 5 25 और 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा ये 5 की घात 3। और 216 के भी गुणनखंड करते हैं
तो 216 को आपने 6 से भाग लगाया तो 6 दूनी 18, 18 और 21 के बीच में कितना अंतर है? 3 का। 6 उतारेंगे 36, तो 6 चिंग 6 तिया 18 और 6 चिंग 36, और फिर 6 से भाग लगाएंगे तो 6 चिंग 36 और 6 एकम 6। तो इसका मतलब 125 में 5 3 बार आया था, 1 2 3, और 216 में 6 3 बार आ रहा है, तो 6 की घात 3। अब आधार एक जैसे हैं ना, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। नियम क्या है? अगर आधार एक जैसे हों तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/6 माइनस एक्स प्लस 2x, और आपको पता है घातें एक जैसी हों तो ये आधार जुड़ जाएंगे। 5/6 की घात 3, तो 5/6, 2x में से x जाएगा तो क्या होगा? x अननेसेसरी माना ही मत करो, x को आप अपनी कलम मान लो। 2 कलम में से 1 कलम जाएगा तो क्या बचेगा? 1 कलम, यानी x बचेगा। और 5/6 की घात 3, जब आधार एक जैसे हैं तो घातें भी एक जैसी हो जाएंगी, तो उत्तर x का मान कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। तो इस तरह के प्रश्न जो है घातांक पे आधारित आप आसानी से हल कर पाओगे, जब प्यारे बच्चों घातांक के नियम को आप अच्छे से जान लोगे। अब आज जो हमने पढ़ा और सीखा, तो मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सीखा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण घातांक के नियम हैं आपके 9th की परीक्षाओं को देखते हुए। तो प्यारे बच्चों, आप घातांक के नियमों को समझिए, गणित में रटने की कोई कोशिश मत करिए, सब कुछ समझ के आप अपने दिमाग में जो है वो केंद्रित कर लीजिए, और फिर जब आप उन नियमों को बार बार लगाएंगे ना, तो वो नियम अपने आप आपके दिमाग में के मस्तिष्क पटल पे अच्छे से बैठ जाएंगे। तो इसके बाद जब आप उन नियमों को बिठा लें, तब एक तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.6 के सारे प्रश्न हल करना, और ये जो सारे सवाल हैं इन्हें हल करिएगा। आपके पास कोई मोबाइल हो तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि ये प्रश्न आपके पास आ जाएं, फिर आप इन्हें हल कर लेना। तो प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।